नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। धान क्रय केंद्रों में किसानों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर बीजेपी की ओर से पूरे झारखंड में खेतों में बैठकर धरना दिया जा रहा है। धरना देने की इसी कड़ी में पलामू सांसद बीडी राम भी अपने समर्थकों और स्थानीय किसानों के साथ खेत में नजर आए। इस दौरान महागठबंधन सरकार के विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही सरकार से बकाया 365 करोड़ के भुगतान किए जाने की मांग की गई। झारखंड के धान क्रय केंद्रों में किसानों की बकाया राशि की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में रामगढ़ में खेतों में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग भी की गई। उस दौरान हजारीबाग के सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह और जिला महामंत्री छोटन सिंह समेत कई अन्य बीजेपी नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि किसानों से पिछले साल धान खरीदकर अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 943 करोड़ के भुगतान में से अभी भी 365 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है। जो पिछले साल किसानों के द्वारा जो धान का क्रय किया गया था उसका आज तक ले भुगतान राशि नहीं किया है, यह बहुत दुख की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में खेत में जाकर किसान के साथ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि अविलंब वो राशि को जल्द से जल्द किसानों को देने का काम करे। बरसात का मौसम आ गया है, अगर वह पैसा अगर नहीं मिलेगा तो आगे आने वाला जो धान का जो लगाना है वो कैसे लगाएंगे। जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा किसानों के संदर्भ में उनके धान क्रय मूल्य के भुगतान करने के संदर्भ में ये हम भाजपा कार्यकर्ताओं का किसानों के साथ यह दूसरी धरना है। सर्वप्रथम हम सांकेतिक धरना दिए थे, उस माध्यम से भी हेमंत सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। उन्होंने किसी तरह के कोई सुनवाई इस पर नहीं किया। तत्पश्चात आज झारखंड प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हम किसानों के साथ खेतों में खेत खलिहानों में उनकी इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल के सारे कार्यकर्ता किसानों के साथ में उनकी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए धरना दे रहे हैं। इसमें उनकी प्रमुख रूप से मांग है कि धान का जो पिछले साल क्रय किया गया था उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बहुत सारा धान अभी भी पड़ा हुआ है जिससे क्रय नहीं किया गया है। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार जो किसानों के नाम पर छलावा करके झूठ का बातें बोल के सत्ता में आई है, उनको हम यह बात का एहसास कराना चाहते हैं कि किसानों के साथ धोखा छल प्रपंच करने वालों को भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया जनपद पहुंचे। अपने बलिया दौरे पर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने धान क्रय केंद्र को लेकर जनता को संबोधित भी किया। इसी दौरान उन्होंने पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल हुई धान की खरीद की जानकारी भी साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल अकेले जनपद बलिया से 85,000 मैट्रिक टन धान खरीदा गया है। आम नागरिकों के लिए भी जो योजनाएं घोषित की हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना वितरित करने की व्यवस्था, मई से लेकर के दीपावली तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व्यवस्था ये प्रारंभ हो चुका है। पर यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं हर जरूरतमंद व्यक्ति को, राशन कार्ड धारक को भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग प्रति माह इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 3 महीनों के लिए जून, जुलाई और अगस्त में इस कार्यक्रम को, निःशुल्क खाद्यान्न के कार्यक्रम को अपने स्तर पर दे रही है। यानी 3 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त में प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। हर जरूरतमंद इस संकट के समय में सरकार के सहारा की अपेक्षा रखता था। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। उस वर्ग को जो डेली कमाने खाने वाला है,
लेबर क्लास है, स्ट्रीट वेंडर है, कुली है, या गांव में वह व्यक्ति जो अपनी नित्य प्रति के कार्यों के लिए समाज पे निर्भर रहता था, उन्हें भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई की। अभी हमने विगत दिनों जितने भी प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड श्रमिक थे, ऐसे 23 लाख लोगों को भरण पोषण भत्ता की पहली किस्त उन्हें उपलब्ध कराई है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधों में पूजा पाठ, मिलाद, घरों में शादी विवाह आदि आयोजनों में साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति देने की मांग को लेकर गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन की ओर से गिरिडीह विधायक के आवास पर मौन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और राज्य सरकार से अनलॉक 4 में शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में 50 आदमी की मौजूदगी का आदेश देने की मांग की गई, जिससे साउंड सिस्टम के लोगों को रोजगार की संजीवनी मिल सके। गिरिडीह जिला साउंड यूनियन सभी प्रखंड अध्यक्ष कमेटी के साथियों के साथ सदर विधायक सुदीप कुमार संधू जी से मुलाकात करने के लिए गिरिडीह आए। यहाँ पे हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा। प्राय देखा जा रहा है इधर कुछ दिनों से लगातार प्रशासन के कुछ कर्मियों के द्वारा हमारे संस्था के लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। रास्ते में कहीं भी मालवाहक में साउंड सिस्टम लगा हुआ देखते हैं, देखते के साथ उसको थाना में डालते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये का चालान काट दिया जाता है। इसमें साउंड एसोसिएशन, गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के तरफ से तमाम उनके प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात कर अपने संकट और अपनी तकलीफ को बयान किया। इनके 2 विषय हैं। पहला विषय है कि थानों में जब्त साउंड सिस्टम को विधिसम्मत तरीके से। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा बीते दिनों आए बयानों के खिलाफ बेगूसराय के चिकित्सकों ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए तीखी आलोचना की है। ये कार्यक्रम सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर आयोजन किया गया। इसी जिले के निजी डॉक्टर सहित अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों ने हिस्सा भी लिया। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम देखा ने योग गुरु द्वारा दिए गए बयानों पर चिंता जताई है और रामदेव बाबा पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है। संयुक्त रूप से भाषा और आईएमए बेगूसराय शाखा का हम लोग 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपातकालीन सेवा छोड़ करके आउटडोर को बंद किए हैं। 12:30 बजे के बाद ये आउटडोर चालू रहेगा। हम लोगों का मांग यही है, जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं बाबा रामदेव एलोपैथी के बारे में, उस पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो हम लोगों का पूरे भारतवर्ष के चिकित्सा संस्थान है, प्राइवेट और सरकारी, सभी में ओपीडी सेवाएं बंद हैं सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक के लिए। इसका जो मेन जो हम लोगों का मोटो है, उद्देश्य है कि चिकित्सकों तथा चिकित्सा संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंसात्मक हमले। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह कोरोना की वैक्सीन का 2nd डोज लेने के लिए सपरिवार अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ साथ उनके परिजनों ने भी वैक्सीन का 2nd डोज लिया। मौके पर सांसद ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से वैक्सीन अवश्य रूप से लेने की अपील की और साथ ही वैक्सीन के संबंध में भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। हम चाहते हैं कि सबके सब वैक्सीन लगवाएं। कुछ मिथ्यावाद लोगों ने फैलाया है, मिथ्यावाद दूर होना चाहिए और हमारा लक्ष्य यही था कि अपने सरकारी हॉस्पिटल में लगवाया जाए ताकि लोगों को भरोसा हो, लोगों को पता चले कि हमारे सब हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से इंजेक्शन करते हैं। और संयुक्त हॉस्पिटल के बारे में मैं कहूँगा कि शुरू से यहाँ पर काम बहुत बढ़िया था और हमारी कोशिश ये होगी कि ये पूरे तरीके से बच्चों के लिए फायदेमंद है।
पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर पौधारोपण की खानापूर्ति करती सीसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर 23 जुलाई 2020 को शुरू हुई योजना धरातल से गायब है। वाटिका योजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था। योजना के तहत 115 हेक्टेयर जमीन पर मिट्टी भराई कर 10,000 पौधे लगाए जाने थे। इधर 1 साल के बाद भी वाटिका में एक पौधा तक नजर नहीं आ रहा। शिलापट भी ध्वस्त है और मिट्टी की भराई भी नहीं की गई है। यूनियन नेताओं ने मामले पर नाराजगी जताते हुए इसे प्रबंधन की लापरवाही बताया है और योजना के नाम पर लूट खसोट की बात कही है। बरकाकाना क्षेत्र में एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया था। कोयला मंत्री और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और स्थानीय सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी के देखरेख में, लेकिन प्रबंधन और विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से यह करोड़ों की योजना आज धरातल पर लूट के रूप में इसका पदाधिकारियों ने आनंद। झारखंड के धान क्रय केंद्र में किसानों की बकाया राशि की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में पाकुड़ में पार्टी की जिला इकाई ने खेतों में तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वो लोग अब खेतों से निकलकर सड़कों पर दिखाई देंगे। बकाया नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है और उन लोगों को अभी बकाया मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार को हम लोग माने बोल रहे हैं कि इन लोगों को बकाया आप लोग दे दीजिए, नहीं तो हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, फिर रोड पे हम लोग उतर जाएंगे। आज खेत पे बैठे हुए हैं किसानों को लेके, फिर बाद में हम लोग रोड पे किसानों को लेके उतर जाएंगे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्पी थाने का निरीक्षण किया। डीएसपी ने थाना अध्यक्ष संजय कुमार को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने और शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रात में नियमित गश्ती करने, वाहन चेकिंग, बैंक और पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से करने का भी आदेश दिया है। हाँ, निरीक्षण तो कर रहे हैं। अभी जो दैनिक निरीक्षण है उसका जो मूल पदाधिकारी निरीक्षण है उसमें थाना का अभिलेख जो है उसका आवेदन है, उसका अनुपालन किया गया है, उसको कराना है। उससे संबंधित सभी थाने से निरीक्षण कर में थाना अभिलेख आवेदन हो जाएगा। मधुबनी जिले के झंझारपुर शाखा से जुड़े 1200 अभिकर्ता ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बीमा कार्य का बहिष्कार कर दिया और आगामी 28 तारीख तक अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लेते हुए विरोध भी जताया। इस दौरान दर्जनों अभिकर्ता ने अपने कार्य का बहिष्कार कर नीति विरोधी नारे लगाए और मांगों का समर्थन भी किया। बता दें कि कोरोना काल में ना ही बीमा धारकों को LIC ने कोई रियायत या राहत दी है और ना ही LIC से जुड़े अभिकर्ता को कोई भी मदद दी गई है। जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको छोड़ा जाए, LIC प्रबंधन उस पर पुनः विचार करे। पुनः आपके माध्यम से एक बार प्रबंधन से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, यह 15 सूत्री मांग जो हमारे अभिकर्ता के लिए हित के लिए है, हमारे पॉलिसी धारक के हित के लिए है, इस पर विचार करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता करें, यहाँ से अभिकर्ता विश्राम दिवस को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनाए। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में महिला शक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से संबंधित इलाके की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाता है।
केंद्रों में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और कन्या सुमंगला योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसी बीच हमारे संवाददाता पवन तोमर ने महिला शक्ति केंद्र पहुंचकर महिला कल्याण विभाग के अधिकारी से बातचीत कर केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। देखिए, ये जो है महिला कल्याण विभाग में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है हम आपको रूबरू कराएंगे क्या क्या योजनाएं आती हैं, किन किन योजनाओं को जो ज़मीनी स्तर पर पहुँचना चाहिए, जो गरीब तक जो है नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पर ऋचा गुप्ता जी हैं जो महिला कल्याण अधिकारी हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो VIP में मैम स्वागत है आपका। मैम, जो है आपके द्वारा विभाग के द्वारा मतलब क्या क्या योजनाएं आती हैं जो जनता तक पहुंचना चाहिए। इस समय जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना निकाली गई है, जो कोविड से मृत्यु हुई है, सबसे पहले तो वो बताना चाहें क्या है वो पूरा। इस टाइम मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड के द्वारा हुई है, जिन माँ बाप की मृत्यु कोविड के द्वारा हुई है, उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। उसमें क्या है कि बच्चों को आगे पढ़ाई शिक्षा करने के लिए 4000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे। तो उसके लिए जैसे क्या क्या प्रूफ चाहिए थे, क्या क्या देना पड़ता है कि कोविड के समय मृत्यु हुई, क्या क्या वो बताएं आप। कोविड के द्वारा यदि मृत्यु हुई है तो पहले जिसकी कोविड के द्वारा डेथ हुई है, चाहे माँ हो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, उनकी NT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, मृत्यु का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए। यही RT-PCR होना जरूरी है। हाँ। अच्छा मैम, और क्या योजना है आपके द्वारा जो जनता तक जो है जो पहुंचना चाहिए। हमारे द्वारा बच्चों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए सुमंगला कन्या योजना है, जिसमें बच्ची जो होती है अपने आके पढ़ाई करने के लिए उसको लाभ दिया जाता है। ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से चली हुई योजना है। इसमें क्या है, बच्चों को जैसे जन्म लेता है तो उस पर बच्चों को 2000 रुपये दिया जाता है। इस 6 किस्तों में इसका पैसा डिवाइड होता है। पहला होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब 2000 रुपये मिलते हैं। टीकाकरण पूरा होता है तब 1000 रुपये दिया जाता है। जब बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है तब 2000 रुपये दिए जाते हैं। 6 में एडमिशन लेता है तब 2000 रुपये दिए जाते हैं। 9th में एडमिशन होने के बाद उसको 3000 रुपये मिलेगा। और जब बच्चा BA या BCom या किसी स्नातक की अच्छी पढ़ाई करता है तो उसको 5000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसमें ये देखिए, अभी हमारे साथ जो है ऋचा गुप्ता जी थी, महिला कल्याण अधिकारी हैं ये। अभी जो है जो योजना जो आती हैं गरीब तक जो नहीं पहुंच पाती हैं, उसको जो हकीकत में गरीब तक पहुंचना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जो ज़मीनी हकीकत पे लाना चाहिए, उसके लिए VIP न्यूज़ ने जाके जो है महिला कल्याण विभाग से बात की और ये रूबरू कराया। अब कितना इसका लाभ देंगे ये पटना पुलिस अब नए स्वरूप में नजर आ रही है। शहर में अब चेन स्नैचिंग रोकने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अब विशेष कलर कोड में शामिल की गई बाइक्स पर दिखेगी। राजधानी पटना के नवीन पुलिस केंद्र से SSP पटना उपेंद्र शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इन बाइक्स का चार्ज सौंप दिया है। बाइक उपलब्ध कराने के दौरान वरीय SP ने बताया कि जल्द ही पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरे से लैस किया जाएगा। इससे अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिलेगी और साथ ही पुलिस कर्मियों की गलत हरकतों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कालांतर में हर वक्त कराई जाती रहती हैं। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स भी उसमें होते हैं और पहले भी ऐसे 2 व्हीलर्स हम लोग को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। लेकिन कालांतर में ऐसा पाया गया है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो पब्लिक व्हीकल्स में खो जाते हैं और कहीं भी गाड़ी लगी रहती है तो वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है, पब्लिक को नहीं पता चल पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये पुलिस की गाड़ी है। एक पुलिस का स्टिकर मात्र लगा रहता है, जो कि आजकल तो प्राइवेट गाड़ी पे भी लोग लगा के चलते हैं। इसके स्वरूप हम लोग बदले हैं। बाकी मेट्रोज में भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कलर कोडिंग कर दिया गया है। चंदौली में बदहाल सड़कें सरकार के सारे विकास कार्यों के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जिले के सकलदिया सैदपुर के बीच 35 किलोमीटर लंबी सड़क 2 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी बदहाली देखने लायक है। सड़क में मौजूद गड्ढों में बारिश के कारण हुए जलजमाव के कारण
पूरा रोड तालाब में तब्दील हो गया है। इसी बीच स्थानीय राहगीरों से बदहाल सड़क के कारण होने वाली परेशानियों की जानकारी ली हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। देखिए, बदहाल बनी हुई है, आप देख सकते हैं इस रोड को। यह रोड राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर में लगातार आपको गड्ढे और तालाब जैसी स्थिति मिलेगी। लोगों की स्थिति इस रोड पे आने जाने में भयावह हो जाती है। हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बड़े वाहन से लेकर के छोटे वाहन इस रोड पर चलते हैं। अब मैं दिखाने जा रहा हूं चंदौली जिले के दूसरी रोड, जिसकी बदहाल स्थिति बनी हुई है। चहनिया से मुगल सराय के लिए यह रोड जाती है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर के अंतर्गत लगभग है। लगभग हजारों लोगों का पर डे इस रोड से आना जाना है। इस रोड को बदहाल स्थिति में आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस रोड की बदहाल स्थिति के बारे में। बहुत खराब स्थिति है, चलना क्या जो है रोज एक्सीडेंट हो रहा है और करीब कमर भर गड्ढा है। जो मुगल सराय यहाँ से चलकर जा रहा है उसको बुखार आ जा रहा है, दुर्दशा है, चलने लायक बिल्कुल रोड नहीं है। मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता, चंदौली सिटी। बदहाल बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र के साहूपारा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में अब जुट गई है। वहीं इसी घटना के बाद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। खाना पीना खाया तो उसके बाद इसका लाइट करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के लमसम लाइट बना। मैं समझा कि चलो खा पी कोठे पर से तो सो गया। मैं सुबह लेट उठा तो मोहल्ले वाले देखे कि दुकान खोला नहीं। क्या बात है, जब देखा तो पीटने लगे तो खोल नहीं रहा था। फिर ऊपर से पौड़ी लगा के कोठे पर से गए तो देखा फांसी लगाया हुआ है। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से 60 साल के किसान की दर्दनाक मौत हो गई। उस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा गंगा घाट की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सीमा गोसाई टोल निवासी सुरेश यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और कई घंटे के प्रयास के बाद शव को बाहर निकाल गया। ये घटना जो है सो सीमा गंगा घाट में पशु के चारा लाने के लिए रोज दरमियान के साथ आज भी सुबह में करीब 7:30 बजे व्यक्ति निकले थे, जिनका नाम सुरेश यादव है, घर गोसाई टोल सीमा। तो नाव के चढ़ने के क्रम में उनका पैर जो है सो फिसल गया, जिस कारण से गड्ढे पानी में जाने के कारण उनका डूब कर मृत्यु हो गई। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। वे अनलॉक होते ही शराब तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो हर दिन वहां शराब की खेप पकड़ी जा रही है। एक बार फिर इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मनियारी थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक शराब जब्त किया है। एएसपी सैयद इमरान ने बताया कि एनएच पर भूसा से लदा ट्रक से शराब बरामद की गई है और चालक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल चालक से पूछताछ जारी है। हिमाचल प्रदेश का नंबर की ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ उसका ड्राइवर ही पकड़ाया है। जब ट्रक को खोला गया तो उसमें भूसा भरा हुआ था और भूसे के साथ छुपा करके कुछ 500 के ऊपर लीटर शराब भी बरामद हुई है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। ये एनएच पे खड़ी हुई थी ट्रक, सूचना मिली थी हम लोगों को, तो टीम भेज करके उसको ड्राइवर को अरेस्ट कराया गया है। अब आगे पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से इसने लोड करी है, कहाँ डिलीवरी करनी थी, किस किस करनी थी, सब पूछताछ चल रही है। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाबू बरही थाना अंतर्गत सलखनिया घाट के पास मारुति से 1400 नेपाली शराब की खेप का भांडाफोड़ किया है।
वहीं 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मारुति से 1400 नेपाली शराब की खेप का भांडा फोड़ा है। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।